हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत, और सुमित्रानंदन पंत का हम भाग 1 पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे लेखक यानी कि कवि परिचय। जो कवि परिचय यानी कि उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, साथ में उनकी एक कविता भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने दोनों चीज छोड़ दी, क्योंकि छोटा सा शॉर्ट में लेकर आई हूं मैं यहाँ पर उनका जीवन परिचय, और चींटी नामक जो कविता है उनकी वो पढ़ेंगे, पूरी सप्रसंग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत का लेक्चर 1 भाग 1 जीवन परिचय के साथ में एक कविता की सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, कविता ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है। तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी, शत शत प्रणाम करती हूँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसकी अपडेट मुझे दे दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पढ़ने वाला है हम जीवन परिचय प्रकृति के। अब बच्चों देखिए, एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, इसमें मुझे थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनकी बात करती हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे इनको थोड़ा सा अच्छे से बताना पड़ेगा ये कहाँ क्या सब कुछ है। ठीक है, ये तो भले रहने दो, ये हटा देती हूँ ना, ये हटा देती हूँ और ये मेरा हट जाएगा। ओके, सुमित्रानंदन पंत। अब बात करते हैं इनके युग की, कौन से युग की है। मैंने आपको कई बार बताया है कि छायावाद के 4 स्तंभ है। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ नोट कर लीजिएगा। पहला आता है जयशंकर प्रसाद, और दूसरे ये है प्रवर्तक, प्रवर्तक है ना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला जी, इनको निराला जी भी बोलते हैं। तीसरे आते हैं सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, और चौथे नंबर पर आती है महादेवी वर्मा। तो छायावाद के 4 स्तंभ है, इनमें से ये तीसरे नंबर के जो स्तंभ है इनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे छायावाद के 4 स्तंभ में सुकुमार कवि भी कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। सुकुमार यानी कि कोमल कवि, प्रकृति की कोमल कांत पदावली का इन्होंने प्रयोग करा है। विषय भी ऐसे ही लिए उन्होंने, कोमल कोमल। ठीक है, प्रकृति के अमर गायक कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के निकट कोसानी ग्राम में हुआ था। 20 मई 1900 में, पूरा 1900 ही है, 20वीं शताब्दी स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, तो 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कोसानी ग्राम के निकट कोसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया। आप देखिए, 6 घंटे पश्चात, यानी कि दूध मुहा बच्चा माँ के बिना हो गया, मतलब बिन माँ के वो जिए हैं इतने वर्षों तक। और पिता तथा दादी के वात्सल्य, वात्सल्य यानी कि ममता, ममता की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी की उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया। हो सकता है उनकी माता का नाम सुमित्रा हो, इसलिए सुमित्रानंदन यानी कि सुमित्रा का पुत्र, है ना। पहले इनका नाम क्या था, गोसाई दत्त। अगर बात करते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का नाम, मूल नाम क्या था, गोसाई दत्त था। तो गोसाई दत्त के बाद इन्होंने प्रारंभिक, मतलब यहीं पर अल्मोड़ा में इन्होंने अपना नाम बदल दिया, सुमित्रानंदन रख लिया। ठीक है, आगे देखिए, सन 1919 यानी कि 19 वर्ष बाद में पंत जी अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले आए। 19 साल बाद, 1919 में, 1900 में तो उनका जन्म हुआ था, और 1919 में मंझले भाई यानी कि सुमित्रानंदन पंत छोटे थे सबसे, उनके बीच वाले जो भाई थे उनके साथ में बनारस आ गए। यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली, अब बच्चों ये जो पत्रिका थी किस युग की थी, द्विवेदी कालीन थी, द्विवेदी युग की पत्रिका थी, युग की पत्रिका। और इसके संपादक कौन थे, इस पत्रिका का चलन किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। ठीक है, अब बात आती है, आप कहोगे कि छायावादी युग के कवि सरस्वती द्विवेदी कालीन पत्रिका सरस्वती में कैसे अपनी पत्रिका, अपनी जो रचना प्रकाशित करवाते थे। तो बच्चों मैंने 1000 बार ये बोले है, एक ही बार बोला है कि एक ही बात को कई बार बोला है मैंने कि अगर कोई युग परिवर्तन होता है तो अचानक से नहीं होता है।
वो धीरे 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 होता है। ऐसे द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आया था, तो अचानक से सब कुछ परिवर्तित नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे होता है। अगर कोई चीज समाप्त हुई है तो वो अचानक नहीं होती है। कोई चीज, अगर कोई युग या कोई समय आया है तो वो धीरे धीरे आता है, अचानक से नहीं आता है। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी इनकी रचनाएं। लेकिन शुरुआत में ये सरस्वती द्विवेदी युग के अंतर्गत ही इन्होंने जन्म ले लिया था, द्विवेदी युग में ही उन्होंने रचना करनी शुरू कर दी थी। प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 में ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। 1950 से 1957 तक कुल 8 वर्षों तक ये रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के संपर्क में। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई भाई? 28 दिसंबर 1977 को। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। कुल 77 वर्ष ये जिए थे। ठीक है, अब आती है उनकी रचनाएं। पंत जी की प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है: लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन और ग्रंथि। अन्य कृतियों में आ जाएगी उनकी स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा। अंतिमा में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनावाद से प्रभावित हुए। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गई इनकी रचनाएं। लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन और ग्रंथि। लोकायतन के लिए उनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे देखिए, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में पंत जी समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुए हैं। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया है। किन्होंने? पंत जी ने। और एक चीज और बताऊं तो छायावादी युग की एक विशेषता थी कि जो समाज में शोषित और शोषक वर्ग जो थे, एक तो शोषक वर्ग थे जो शोषण करता था और एक शोषित वर्ग था जिनका शोषण किया जाता था, उनके उत्थान के लिए भी कई ऐसे काव्य रचनाएं की गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल राग कविता, ठीक है, बरसो बादल, गरजो बादल, उत्साह जो कविता है वो सब उनके अंतर्गत ही आती है, जिसमें मार्क्सवाद का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा, समाजवाद का आपको प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत जी ने भी समाजवाद यानी कि समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर जो समाज उन्मुख हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देते हुए उन्होंने युगांत, युगवाणी और ग्राम्य जैसी रचनाओं को लिखा है। उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, शिल्पी आदि रचनाएं भी पंत जी की महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती है। तो बहुत सारी हो गई है, गिनती करें तो यहां से देखिए, लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि 5, ये 6 स्वर्णधूलि, 7 स्वर्ण किरण, 8 युगपथ, 9 उत्तरा, 10वीं हो गई है अंतिमा में, ठीक है 10, और यहां से आ गई है युगांत 11, युगवाणी 12 और ग्राम्य 13। उसके बाद आ गया है 14 कला और बूढ़ा चांद, 15 चिदंबरा और 16 शिल्पी। तो कुल 16 रचनाएं हैं। 16 में से कुछ तो आप याद कर ही लोगे, है ना, थोड़ी बहुत तो आपको याद हो ही जाएगी। तो सारी ना लिखकर अगर आप 16 में से 8-9 रचनाएं भी लिखते हो ना, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए जीवन परिचय को आपको इसी तरीके से लिखना होगा, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरह से कि जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में, अल्मोड़ा जिले के कोसानी ग्राम में जन्म हुआ था और 6 घंटे पश्चात, जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया था। पिता और दादी के द्वारा पालन पोषण किया गया। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी और यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से सुमित्रानंदन रख लिया। 1919 में वे अपने मंझले भाई के साथ में बनारस आ गए, वहां पर क्वींस कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। फिर उसके बाद में 1950 के आसपास उनकी पत्रिका जो है, कहाँ गया ये रहा, फिर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी उनकी कविताएं, जो कवि जो थे उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालने लगा। 1950 में ऑल इंडिया से जुड़े और 1957 तक वे ऑल इंडिया रेडियो से संबद्ध रहे। उसके बाद आ जाती है सरस्वती के पुजारी सुमित्रानंदन पंत का 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में देहांत हो गया था। ठीक है, अब उनकी रचनाओं में आप देख लोगे लोकायतन, वीणा, गुंज, पल्लव, ग्राम्य, युगवाणी, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी, ठीक है, इतनी तो, और कौन सी है, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, ग्रंथि, ठीक है, 10-12 तो यहीं पर याद हो गई है। अभी पंत जी की शैली कैसी है?
तो पंत जी की शैली अत्यंत सरल और मधुर है। कैसी है बच्चों? बिल्कुल सरल और मधुर है। आसानी से उनकी रचनाओं को समझा जा सकता है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई है। कैसी? गीतात्मक, गेय शैली बोल सकते हैं जिसे, में क्या बोल सकते हैं? गेय शैली। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं है। अब बात करते हैं कि शैली की विशेषताएं बताइए। इनकी रचना शैली, रचना शैली की विशेषताएं आप पॉइंट में लिखिएगा। सबसे पहले क्या है भाई? सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं है शैली की। और कौन सी शैली है भाई? गेय शैली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उनका पूरा जीवन परिचय। इतना ही है, आप इतना तो लिख सकते हो और मुझे लगता है याद भी हो गया होगा अब तक तो सारा। मुझे तो याद है, अच्छे से देख लीजिए, और आपको भी इतना याद हो गया होगा। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन परिचय यहां से। ठीक है, कहानी टाइप है, बिल्कुल कहानी टाइप आपको लिखना है। ये उनका जीवन परिचय हो चुका है। और अब करते हैं हम इनकी कविता एक चींटी। बच्चों, चींटी के बारे में किस किसने सुना है या देखा है या जाना है? कैसी कैसी चींटियां देखी है? एक तो होती है रेड कलर की चींटी और एक होती है ब्लैक कलर की चींटी, है ना। ब्लैक कलर की चींटियां जो होती है वो इधर उधर थोड़ा सा, मतलब अगर उनकी भी पंक्ति चलती है तो बहुत लंबी चलती है। लेकिन रेड कलर की, लाल कलर की जो चींटियां होती है उनकी बात बता रही हूं मैं। और ये जो कविता है उस लाल कलर की चींटियों के ऊपर ही लिखी गई है। एक लाइन होती है उनकी, एक लाइन, मतलब एक लाइन में चलती है। अनुशासन प्रिय होती है, संघर्ष करती है, अनवरत चलती रहती है, बाधाओं से कभी नहीं हारती है और बहुत लंबे सफर को पूरा करती है। साथ में संयमित होती है। आपने कभी देखा होगा आपके घर में कोई मीठी चीज, कोई भी मीठी वस्तु आई है और कुछ मीठा आया है और उसका कोई दाना गिर गया है कहीं पर, है ना। अब आपको शायद नहीं पता है तो चींटियां जरूर आपको बता देगी कि वो दाना कहां पर है। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं होगा कि कहीं पर फर्श पर दाना गिरा है। फर्श भी ऐसे ही आजकल ग्रेनाइट लगाते हैं या कुछ भी लगाते, मार्बल वगैरह लगाते तो कलरफुल लगा लिया या टाइल्स लगा ली तो उसमें पत दिखाई नहीं देता है। लेकिन चींटियां आपको बता देगी कि आपने मीठा कहाँ खाया था। ये सबूत है ना। बहुत लंबा सफर करके, मान लीजिए वो खाना यहाँ पर है हमारे घर के, और वो चींटियां यहाँ से सफर करेगी, यहाँ से इतना लंबा सफर तय करके और फिर यहाँ आई। इतना लंबा सफर तय करके आएगी, लेकिन आएगी जरूर और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगी। मेरे घर में भी कई बार ऐसा होता है, मैं सफाई करती हूँ ना उसके बाद चींटियां जरूर आती है। पहले तो नहीं आती, लेकिन जिस दिन अच्छे से सफाई कर ली उसके बाद तो चींटियां जरूर ये देखने आती है, या तो उनको कुछ अच्छा लग जाता है, उसके बाद पक्का एक बार लाल कलर की चींटियां जरूर आती है। तो बच्चों, पहले क्या करते हैं, हम इस कविता को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है। चींटी, चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिल रही डुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पीपली का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिनगी अक्षय। इतनी है या एक और पैराग्राफ रह गया बच्चों, मुझे निकालना पड़ेगा वो, क्योंकि थोड़ा सा रह गया है।
ठीक है, तो कहां थे? वह जीवन की चिनगी अश्के अक्षय, वह भी क्या देही तिलसी, देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। युगवाणी से लिया गया है। ये कविता कहां से ली गई है बच्चों? युगवाणी उनकी जो रचना है ना, वहां से संकलित की गई है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि युगवाणी से लिया गया है, इसका मतलब संदर्भ में हमें ये मेंशन करना होगा, ये लिखना होगा कि ये जो कविता है, ये जो काव्य खंड है, इसको युगवाणी से संकलित किया गया है। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ हम हमारी सप्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। चींटी, चींटी को देखा? कवि कह रहे हैं कि चींटी को देखा है कभी आपने? वह सरल विरल काली रेखा, सरल विरल काली रेखा, बिल्कुल काली पंक्तियों की सी चलती रहेगी ऐसे। अब ये तो ब्लैक है ना, इसलिए मैं उसके ऊपर बता रही हूं। तो जो सरल विरल काली रेखा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, बिल्कुल सरल सीधी, सरल का मतलब क्या होता है? सीधी, ठीक है। और विरल काली रेखा की तरफ भांति एक चलती रहती है। तम, तम का मतलब होता है अंधेरा। कि तागे सी, तागे यानी कि धागे सी, धागे की जैसी, हिलडुल, ऐसा लगता है कि कोई अंधेरे का धागा है जो हिलता डुलता सा जा रहा है। धागा बना हुआ आता है ना विरल, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा जैसे कोई अंधेरा सा धागा है जो हिलता डुलता सा जा रहा है, चल रहा है। चलती लघुपद, लघुपद का मतलब होता है छोटे पैरों से, पैरों से, पल पल मिलजुल, हर क्षण, हर क्षण, छोटे पैरों से हर क्षण मिलजुल कर चलती है। अकेले में नहीं जाती है। ये कहां जाती है भाई? कैसे जाती है? झुंड में जाती है, जुलकर ग्रुप में जाती है, समूह में जाती है। वह है पीपलिका पाती। पीपलिका का मतलब क्या होता है? चींटी। संस्कृत में चींटी को पीपलिका कहते हैं बच्चों, पाती यानी कि पंक्ति। यह है भाई चींटियों की पंक्ति, पीपलिका की पंक्ति। देखो ना किस भांति, देखो किस तरह, भांति का मतलब क्या हो जाएगा? तरह। देखो ना किस तरह काम करती है वह सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। देखो वह किस प्रकार लगातार काम कर रही है। कन 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 के, कन कन को चुनकर, कन के, है ना, कन कन को, एक एक कन को लेकर, चुनती, अविरल, चुनती है यानी कि लेती है, लेती है, अविरल, अविरत, अविरत यानी कि बिना रुके, बिना रुके, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है समाज के लोगों को कि जिस प्रकार से चींटी अपने कार्य को निरंतर करती रहती है, रुकती नहीं है, और एक ही ध्येय के साथ में, एक ही लक्ष्य के साथ में वो जो काम करती रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपना अगर कोई काम करना है या अपना जीवन यापन करना है तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधाओं से रुकना नहीं चाहिए और लगातार हमें उस कार्य के प्रति अपना जो संघर्ष है वो करते रहना चाहिए। तो अब करते हैं बच्चों हमारा यहां पर संदर्भ। संदर्भ सेपरेट रहेगा, मतलब कि एक संदर्भ आपको पूरी कविता में लिखना है। चींटी की कविता में, चींटी कविता जो है उसमें पूरा जो संदर्भ है, चाहे वो कितने भी पैराग्राफ में आएगा, आपका संदर्भ ये इतना ही रहेगा, आपको इतना लिखना है। प्रसंग हमारा जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होता है। संदर्भ कभी भी चेंज नहीं होता है, प्रसंग हमेशा चेंज होता है। पैराग्राफ चेंज हुआ, प्रसंग चेंज हुआ, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। ठीक है, हो गया पूरा कि प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी जो उनका काव्य संग्रह है, वहां से ये जो चींटी कविता है ये हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई है। हो गया। उसके बाद आता है हमारा प्रसंग कि इस अवतरण में या फिर इस पद्यांश में भी लिख सकते हो, कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। कर्मठता क्या होता है? कर्मशील प्राणी, कर्मशील प्राणी, ठीक है। कर्मठ कौन होता है? जो कर्मठशील प्राणी होता है। कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? वह सीधी, पतली और काली रेखा
जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल मिलती जुलती हुई चलती है, अर्थात जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए चलती है। आगे देखिए, आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती है। चींटियों की उस पंक्ति को देखो। कवि आगे चींटी की कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए बताता है कि चींटियां अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती है। देखो ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई है। वे अपने लिए भोजन सामग्री इकट्ठा करने हेतु कठोर परिश्रम करती है। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती है। भाव यह है कि चींटियां अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र कर अपने घर ले जाती है और इस कार्य में वे निरंतर संलग्न रहती है, यानी कि लगी हुई रहती है, लगी हुई रहती है, हमेशा अपने कार्य में लगी रहती है। कभी आपने चींटी को बिना कार्य के देखा है? कभी नहीं देख सकते। हमेशा वो कोई ना कोई कार्य करती है। मान लीजिए अभी इतना सा कोई कण आपके यहाँ रखा हुआ है, उसको और उसका जो गंतव्य स्थान है, उसका जो घर है वो यहाँ पर है, वो क्या करेगी? बार बार इस रास्ते से जाएगी, उस कण का एक छोटा सा भाग लेके आएगी और यहाँ रखेगी, फिर जाएगी, फिर यहाँ रखेगी, फिर जाएगी, फिर यहाँ रखेगी। बच्चों चींटियों का जो घर है ना, आपने कभी, जैसे अब तो गूगल बाबा है, बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। मैं बहुत छोटी थी तब मैंने साक्षात देखा था। मेरे घर के पास में एक कच्ची दीवार थी, कच्ची, जैसे गांव में रहते थे तो गांव में कच्चे घर बने हुए थे, मिट्टी की दीवारों के घर बने हुए होते थे। तो दीवार में होल कर दिया, ऐसे डर भी लगा। लेकिन अब वो जो सांप की मौसी गई थी वो हमें डेली दिखती थी, छोटे थे। अब वो जो सांप की मौसी गई थी वो हमें डेली दिखती थी, छोटे थे, इतना पता नहीं था वो काट जाएगी क्या करेगी, उसको बाहर निकालना था। धीरे धीरे धीरे, हालांकि है ना वो दीवार बहुत चौड़ी थी, हमने तो निकाला था, इतना ही भाग छेद हुआ था। अब वो दीवार जब पूरी वो जो परत होती है ना सफेदी की, व्हाइट वॉश जब करते थे, सफेदी करते थे, पुताई वगैरह करते थे, तो धीरे धीरे हर साल करते 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 पुताई की इतनी मोटी परत बन गई थी। वो जो मोटी परत और साथ में हो सकता है मिट्टी का कोई लेप करा हुआ, वो सारा छूट गया था। अब मिट्टी की ईंटें है ना, ईंटों के अंदर से भी ऐसे रास्ते बने हुए थे, बहुत डिजाइनदार रास्ते बने हुए थे, ऐसे गोल गोल गोल, इधर से फिर नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। मतलब आप और यकीन मानेंगे, बहुत बड़ी कॉलोनी बनी हुई थी। एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था वहां चींटियों का। उस समय शायद मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ती थी। उस समय मुझे ध्यान आया कि चींटियां भी अपना घर बना के रहती है, और अंदर है ना, लास्ट में अगर आप बहुत अंदर ही अंदर देखोगे ना तो बहुत सारे अंडे मिलेंगे आपको चींटियों के। क्योंकि देखिए चींटियों में ना, उसके बाद अभी मैंने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, शायद साल 1.5 साल पहले ही पढ़ा था कि चींटियों के ग्रुप होते हैं अलग अलग। जैसे एक क्वीन चींटी होती है, रानी चींटी होती है। रानी चींटी को सब लोग सेव करते हैं और उसके लिए खाना इकट्ठा करते हैं। रानी चींटी अंडे देती है, फिर वो अंडे फूट जाते हैं और फिर नई चींटियां निकल जाती है। उन छोटे बच्चों का भी पालन पोषण बड़ी चींटियां करती है। अब रानी चींटी खाना और उनकी जो कॉलोनी है उसकी रक्षा के लिए सोल्जर चींटियां होती है, और वो चींटियां है ना थोड़ी सी बड़ी होती है, हैवी होती है, मतलब बड़ी और साइज में भी बड़ी होती है, और काटने वाली होती है और स्पीड वाली होती है। तो वो जो सोल्जर चींटियां होती है उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, और उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पर आपको यहाँ रहना है। क्योंकि जो सांप होते हैं वो भी आ जाते हैं, कभी चूहे भी आ जाते हैं, कोई दूसरा कीड़ा आ गया या जो कन खजूरा होता है वो आ गया, तो उनको कैसे रोका जाए। तो ये जो सोल्जर चींटियां है ना वो उनको रोकने का काम करती है, उनके बिल में आने के लिए। फिर जो फूड कलेक्शन का काम है वो दूसरी चींटियों के हिस्से में होता है, तो वो उनका एक ही काम है फूड कलेक्शन करना, और अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, बस वो फूड कलेक्शन करती है। फूड कलेक्शन करके और वो अपने होल तक लाती है, फिर होल से अंदर पहुंचाने का कार्य किसी और का होता है। तो बहुत बड़ा साम्राज्य होता है बच्चों चींटियों का। हम उसको इतनी सी पिद्दी से समझते हैं ना, वो पिद्दी से नहीं है, बहुत बड़ा योगदान होता है उनका। समाज को एक नई दिशा, समाज को नई सोच, समाज के अंतर्गत एक सोच जागृत करने के लिए कि आपको कर्मठ कैसे होना चाहिए, कैसे आपको लाइबल होना चाहिए, कैसे आपको उत्तरदायी होना चाहिए, कर्तव्यबद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें तो समझ में आया बच्चों। चलिए अब करते हैं काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में कवि ने यहाँ चींटियों की कर्मठता का सजीव चित्रण कर मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। भाषा साहित्यिक हिंदी है, शांत रस है और प्रसाद गुण है, और अलंकार अनुप्रास उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश है। बच्चों एक चीज और बताऊंगी मैं आपको
कि छायावादी साहित्यकार जितने भी है ना, छायावादी युग की जो भाषा है वो एक ही है, साहित्यिक खड़ी बोली। ठीक है, छायावाद युग की एक प्रसिद्ध भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, और आपको साहित्यिक हिंदी या साहित्यिक खड़ी बोली ही लिखनी होगी। जैसे महादेवी वर्मा की भी साहित्यिक खड़ी बोली है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की साहित्यिक खड़ी बोली है, जयशंकर प्रसाद जी की भी संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है, महादेवी वर्मा की भी खड़ी बोली साहित्यिक खड़ी बोली के अंतर्गत है, और इनकी भी साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत ही आएगा। और हिंदी कौन सी खड़ी बोली में लिया गया। आगे देखिए बच्चों, अब आता है हमारा अगला भाग। तो चींटियों के बारे में समझ लिया ना आपने। देखिए रेड कलर की चींटियां एक के पीछे एक, बस एक ही लाइन पर चलती रहती है, एक ही लाइन पर। कुछ लोग कहते हैं इन्हें दिखाई नहीं देता, कुछ लोग कहते हैं सूंघ कर चलती है, कुछ लोग कहते हैं उनको सुनाई नहीं देता है। अब पता नहीं, ये तो यही जाने, लेकिन मैंने जो देखा था बचपन में अपना, उनका जो साम्राज्य देखा था, उससे लगता है कि इन यूनिटी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, एकता में सही में शक्ति होती है, और वो एकता के साथ रहते हैं ना, एक होकर रहते हैं, तो एक होकर रहने का भाव है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से। अरी दुश्मन, अरी क्या होता है, दुश्मन। तनिक थोड़ा, थोड़ा सा, न डरती, दल के दल सेना संवारती। सेना संवारती यानी कि तैयार करती। घर आंगन जनपथ, जनपथ बुहारती, बुहारती मतलब झाड़ती या फिर साफ करती। जनपथ यानी कि रास्ता, रास्ता एकदम साफ करती चलती जाती है, क्योंकि उनके पैरों से सारी जो धूल मिट्टी है ना हटती चली जाती है। आपने कच्ची जगह पर यानी कि धूल मिट्टी के स्थानों पर जब चींटियों की रेखाएं देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि वो लगातार एक ही स्थान पर चलती है, तो एक पगडंडी टाइप बना देती है, छोटी सी बारीक पगडंडी, जिस पर शायद हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन और कोई जीव जंतु जरूर चल सकता है, उनके ही साइज का जो वही। तो चींटियों के बारे में कहा गया है, गाय चराती, धूप खिलाती, धूप भी खिलाती है और वो गाय भी चराती है, बच्चों की निगरानी करती और उनके खुद के बच्चों की भी निगरानी करती है। अब हो सकता है शायद इनके भी भाई कोई पशु ऐसे हो, पशु पक्षी हो जिनका ये पालन पोषण करती हो, दूध छाछ खाती हो, घी बनाती हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लड़ती, अरे से तनिक न डरती, दुश्मन से बिल्कुल बराबर लड़ती है वो, और कभी भी दुश्मन से थोड़ा सा भी नहीं डरती है, संघर्ष करती है। आपने देखा होगा कनखजुरा वगैरह होता है, उसको पूरी तरह से बहुत सारे झुंड में आ जाती है। हाथी के कान में भी अगर चींटी चल जाती है तो हाथी बिल्कुल तिल में ला जाता है। हाथी कहाँ इतना बड़ा और चींटी कहाँ इतनी छोटी सी, लेकिन दोनों में दुश्मनी है, दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है। अगर हाथी ने अगर चींटियों के झुंड को कहीं पैर वैर डाल दिया है तो चींटी उसका बदला ले लेगी और हाथी के कान में जाकर उसको हिला देगी, पूरी तरह से हिला कर भी रख सकती है। दल के दल सेना संवारती, और जो चींटियों का जो दल होता है ना, सेना के रूप, मैंने कहा ना सोल्जर चींटियां भी होती है, सैनिक चींटियां भी होती है। तो सैनिक चींटियां है ना बहुत बड़े ग्रुप में होती है, जब धावा बोलती है, आक्रमण करती है ना, तो बहुत बहुत बड़े ग्रुप में वो आक्रमण करती है। और उस समय कुछ बारीक और कुछ मोटी दोनों तरह की चींटियां आती है, और वो काटती भी है। जो सेना चींटियां होती है बच्चों वो काटने वाली होती है, और जो फूड चेन जो बनती है ना, मतलब कि जो खाना इकट्ठा करने के लिए जो चींटियां आती है वो इतना नहीं काटती है, काटती है लेकिन इतना दर्द नहीं होता है जितना जो सैनिक चींटियां होती है वो काटती है जब दर्द होता है। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर आंगन और रास्ता जो है वो झाड़ती हुई चली सी जाती है। आगे देखिए, ये आ गया हमारा संदर्भ के प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत रचित युगवाणी काव्य संग्रह के चींटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। तो चींटियों की भी गाय होती है, चींटियों की भी गाय होती है, और चींटियां अपनी गायों को चराती भी है और यथा समय उन्हें धूप का सेवन भी कराती है। अब आपके मन मस्तिष्क में भी मेरी तरह यही विचारधारा चल रही होगी कि भाई उनकी गाय होती कैसी है और कौन सी साइज की होगी। अब हमारे यहाँ हम जो गाय देखते हैं, छोटी गाय भी है, बड़ी गाय भी है, लेकिन चींटियां अगर उनका साइज इतना है तो फिर उनके कुनबे की, उनके कुटुंब की गाय किस प्रकार से होगी। अब तो बहुत मनोकामना है मेरी उनको देखने की, बहुत इच्छा जागृत हो चुकी है।
उनको चराती भी है और उन्हें धूप का सेवन भी कराती है। ये अपने अंडों बच्चों की देख रेख भी करती है। अपनी सुरक्षा हेतु ये अपने शत्रु से भी भिड़ जाती है। ये सदा निडर रहती है, कभी भी डरती नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं और ये चींटियां बहुत सी गंदी चीजें भी उठाकर ले जाती है तथा घर आंगन और रास्ते को झाड़ पहुंचकर साफ कर देती है। जैसे कोई कीड़ा मरा हुआ है, यहाँ पर कोई भी कीड़ा मरा हुआ है ना, उस कीड़े को भी ये ना बहुत सारी चींटियां मिलकर और धीरे 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 उठाकर ले जाएगी। मैंने कई बार देखा है, कोई जैसे तितली भी मरी हुई है तो तितली को भी ये उठाकर बहुत सारी चींटियां इकट्ठा करके लेके जा सकती है। मक्खी मरी हुई है तो उसको भी ले जाएगी। कोई भी जीव जंतु अगर प्राणी मात्र छोटा या उनकी साइज से, चींटियां इतनी होती है और उनकी साइज से इतना बड़ा है तो बहुत सारे झुंड इकट्ठा हो जाएगा और उसको धक्का मार मार के लेके जाने की कोशिश कर लेंगे। कण खजूरा बड़ा होता है ना, लेकिन फिर भी उसको मतलब धक्का मार के खींच के मैंने इतने बड़े कण खजूरे को चींटियों के द्वारा ले जाते हुए देखा है। मरे हुए कण खजूरे को, उसके यहाँ पैर होते हैं, आपको पता है कैसा होता है वो, बहुत डरावना होता है ना। इतने बड़े कण खजूरे को चींटियों के द्वारा ले जाते हुए भी देखा है। तो इतनी मेहनती होती है, एक उनको पता है एकता में ही शक्ति होती है, इसलिए वो एक होकर रहती है, हमेशा एक होकर रहती है, हमेशा साथ चलती है। ठीक है, करते हैं हमारा काव्य सौंदर्य। कवि ने यहाँ चींटियों की कर्मठता का सजीव चित्रण कर मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। भाषा साहित्यिक हिंदी है, शांत रस है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार यहाँ आया है। ठीक है, लास्ट पदांश है ये, बस इसके बाद एक छोटा सा और है, मतलब इसी के साथ में ये रहा, यहीं से करेंगे हम। चींटी है प्राणी सामाजिक। अब इसे सामाजिक प्राणी क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि वह समाज में रहती है, हिल मिल कर रहती है, एक दूसरे का सहयोग करती है, एकता के भाव से रहती है, साथ चलती है। ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा है? सामाजिक प्राणी कहा है। चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक। श्रमजीवी, वह मेहनत पर जीती है, मेहनत पर जीती है, पर जीवन निर्वाह करने वाली सुनागरिक, अच्छी नागरिक है। देखा चींटी को, देखा है उसके जी को, मतलब उसके जीवन को। कभी आपने चींटी को या उसके जीवन को देखा है? भूरे बालों की सी कतरन, कैसी लगती है? कतरन, कतरन क्या होती है? मतलब छोटे छोटे कणों वाली। भूरे बालों की सी, भूरे बालों उसके अंदर उसके होते हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, भले कितनी भी छोटी है लेकिन छुपती नहीं है। आप क्यों कहीं पर भी चींटी चलती हुई दिखाई दे जाएगी, भले छोटी सी है लेकिन क्या है? वो गतिशील है, गतिशील है, इसलिए वो आपको दिख जाएगी। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, निर्भय बिना भय के, बिना भय के विचरण करती रहती, श्रम में विचरण करती रहती, चलती रहती है, चलती रहती है। श्रम में तन्मय, तन्मय का मतलब होता है लीन, कर्म में लीन रहती है, कर्म में लीन रहती है। वह जीवन की चिन्हगी अक्षय, अक्षय जीवन की चिन्हगी अक्षय, मतलब उसके मतलब जीवन को वो पूर्ण रूप से जी जाती है। कभी भी उसका जीवन चाहे कभी भी हो, मतलब इस संसार में चींटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। कुछ मर जाएगी तो दूसरी उत्पन्न अपने आप हो जाती है। तो जीवन की चिन्हगी अक्षय, जीवन को अक्षय रूप में जीने वाली। वह भी क्या देही है तिल सी, देही यानी शरीर, वह भी क्या, उसका क्या शरीर है? तिल जैसा शरीर। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती है, अथक कार्य से कभी न टलती। अथक यानी कि बिना, बिना थके, किसी भी कार्य से वह कभी भी थकती नहीं है, टलती नहीं है, कभी भी अपने काम से हटती नहीं है। यह है चींटी का जीवन। तो अब करते हैं इसका प्रसंग सेम रहेगा बच्चों, सॉरी संदर्भ सेम रहेगा, प्रसंग करेंगे हम। इन पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता और क्रियाशीलता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है जिसके नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। अतः चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वह भी परिश्रमी और अच्छी नागरिक है।
कवि कहता है कि तुमने चींटी को देखा होगा, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति लगता है, लघु एवं पतला। उसके आकार का छोटापन किसी से भी छिपा नहीं होता है। वह छोटी होती हुई भी पूरी पृथ्वी पर निडरता के साथ में घूमती रहती है। वह अपने कार्य में पूरी लगन से लगी रहती है। वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति मतलब मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति के समान है। वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। वह चींटी का शरीर तिल के समान अत्यधिक छोटा है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। वह इतनी अधिक परिश्रमी है कि दिन भर में पैदल ही मीलों तक की यात्रा कर लेती है। वह परिश्रम से नहीं घबराती और थके बिना निरंतर अपने काम में लगी रहती है, कभी भी नहीं टलती है। तो अब आ जाता है हमारा काव्य सौंदर्य। कवि ने यहाँ चींटी का उदाहरण देकर मानव को प्रेरित किया है और उसे निरंतर अपना कर्तव्य करते रहने की शिक्षा दी है। कविता का मूल संदेश है। अगर बात आती है कि कविता का मूल भाव बताइए, बताइए तो क्या है भाई? मूल भाव क्या है कि मनुष्य को चींटी की भांति निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। साथ ही कर्तव्यबद्ध होकर परिश्रम के साथ निडरता से जीवन यापन करना चाहिए। ये इसका मूल भाव। अगर मूल भाव की बात आती है ना तो आप ये लिख रहे हैं, इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हो, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इस वजह से, और अभी इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाया है, ठीक है। कवि ने यहाँ परिश्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। सामाजिकता को एक बहुत बड़े सामूहिक बल के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। उपमा अलंकार आपको पता है, अनुप्रास अलंकार आपको पता है। ये अर्थालंकार आ गया है, शब्दालंकार आया। यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वो अनुप्रास है, और उपमे में उपमा की तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार है, ठीक है। तो हो जाएगा ये। तो बच्चों देखिए, आज हमने यहाँ पर यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत का जो चैप्टर है वो शुरू भी कर दिया है। साथ में हम मिड में भी आ गए हैं, यानी कि आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने जीवन परिचय पढ़ा। जीवन परिचय में आपने देखा कि उनका जन्म कब हुआ था। 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1977 में उनकी मृत्यु हुई थी। बीच में 6 घंटे, जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। दादी और पिता के द्वारा पालन पोषण किया गया, और जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अल्मोड़ा में ही हुई थी। अल्मोड़ा में ही उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से सुमित्रा नाम बदलकर सुमित्रा नंदन रख लिया। फिर उसके बाद अपने मंझले भाई के साथ में वे बनारस आ गए और वहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी क्वींस कॉलेज से। उसके बाद 1950 में वे ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े और 1957 तक वे ऑल इंडिया रेडियो से संपादित रहे। सरस्वती पत्रिका में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होने लगी और 1977 में उनका देहांत हो गया। फिर उनकी जो रचनाएं थी, चिदंबरा, लोकायतन, शिल्पी, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, और जितनी भी है 6-7 तो मैंने बता दी आपको। युगांत, ठीक है, ग्राम्या हो गया, लोकायतन हो गया, चिदंबरा हो गया है। तो ये आप जो रचनाएं हैं, युगांत लिख सकते हैं। तो ये सारी रचनाएं आपको लिखनी है। शैली लिखनी है, उनकी गैर शैली है, और गैर शैली की विशेषता ये है कि चित्रात्मकता, सामाजिकता, साथ में संगीतात्मकता, उनकी ये जो शैली के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर उनकी जो कविता है, 2 कविता, उसमें से एक कविता पढ़िए, चींटी। चींटी नामक कविता
को बहुत ही अच्छे तरीके से सप्रसंग व्याख्या के साथ में क्लियर कर लिया है। अब एक कविता बची और साथ में क्वेश्चन आंसर बचे। तो इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं इसी नई कविता के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।